तो हम YDSC पढ़ रहे थे, ठीक है। YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पूरा करा दूंगा, मतलब कि पूरा तो नहीं हो पाएगा, मतलब जितना पिछले बैच में हुआ उतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने क्या किया था, YDSC में दो वेव्स को सुपरपोज कराया था। सुपरपोज मतलब उनको अलग अलग थी, उनको जोड़ा था, और जोड़ने के बाद हमने देखा भैया कि कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई और कहीं पे कम हो गई। तो सबसे पहले आप देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। कहता क्या है भैया, ये कहता है भैया कि अगर किसी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव्स है, ठीक है, तो उनके सुपरपोज करने की वजह से जो नई वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो बाकी सारी वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर रहेगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का देखिए स्टेटमेंट ये रही आपकी, ठीक है। तो ये रहा, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, कह रहा है when a number of waves travel through a medium simultaneously, एक ही वक्त पर, ठीक है, each wave travels independently the other, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही उनकी जो ट्रैवलिंग हो रही है, as if other waves were absent, मतलब दूसरी वेव एब्सेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेव चल रही है तो वो बाकी वेव्स की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है भैया। An important consequence of this independent behavior the waves is that the effect of this, हाँ ठीक है भैया, कह रहा है कि भैया जब उस मीडियम में हम टोटल वेव देखेंगे तो क्या होगा, उनके सबके एडिशन के बराबर आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी क्या आपको ये, ठीक है। व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ईच अदर, ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at any point at a given instant is equal to the vector sum of displacement due to the individual waves at that point। पता क्या कह रहा है, चलो डायग्राम समझते हैं इसको, ठीक है। डायग्राम ये रहा आपका, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा। नहीं नहीं, ये डायग्राम नहीं है यार, डायग्राम तो था ही नहीं इसका। देखिए, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये तीसरी वेव है, ठीक है। ऐसे ही इसका मान लीजिए इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, y1 है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है भैया, y2 है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, y3 है। ऐसे ही आपकी n वेव्स है, कितनी वेव्स जुड़ रही है, n वेव्स, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, yn होगा, क्या होगा, yn होगा। तो कह रहा है जो इनके जुड़ने से जो रिजल्टेंट वेव आएगी, इनके जुड़ने से जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो ये आई है, और वो इसी पॉइंट का अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे, जिस पॉइंट की बात कर रहे थे आप, यहाँ पे, यहाँ पर, तो इस पॉइंट का जो कुल एम्पलीट्यूड आएगा ये आएगा y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn, ये टोटल एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। उस पॉइंट का जिन पॉइंट का आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये भी पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ये भी पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा। अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो पॉइंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जोड़ोगे, डिफरेंट पॉइंट को नहीं जोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ के पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दो, समझ गया।
अलग अलग लोकेशन पे पॉइंट नहीं होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होने चाहिए। समझ गया भैया? तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा? उन सारे वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर रहेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सारे पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग समझते हो ना भैया? अगर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो बाकी सारे भी क्या होने चाहिए? ऊपर जाने चाहिए, उसी डायरेक्शन में, उसी जगह पर। ये हो गया। अब बात करते हैं भैया, ऐसे लिखा गया इसको, ठीक है? लिखो है, if y1 y2 and y3 and yn are the displacement due to the different waves acting separately, अलग अलग देखा है, ठीक है भैया? then according to principle of superposition the resultant displacement when all the waves act together in a ठीक है भैया, जब सारी waves क्या होंगी, एक तरह से ऐड हो गई, तो कुल एम्पलीट्यूड क्या होगा उस पॉइंट का? y1 प्लस y2 प्लस डॉट जितनी वेव्स है उसको एम्पलीट्यूड को क्या करो भैया, डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, ये सब मैंने बता रखा लास्ट क्लास में, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, दिवाली का टाइम चल रहा है। अब देखिए, समझ गए भैया? अब इनके एडिशन से, इनका एडिशन कुछ इस तरीके से होता है। भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज। इनका एडिशन कुछ इस तरीके से होता है, छोटा हो जाए। इनका एडिशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? ये देखो, अगर मान लीजिए दो वेव्स के, एक वेव इस तरीके से, दूसरी वेव इस तरीके से, ठीक है? और ठीक है, अच्छा नहीं नहीं यार, ये तो रिजल्ट है ना, ऐसा मतलब ये है इस तरीके से, पहली वेव इस तरीके से, दूसरी वेव इस तरीके से, इन दोनों के एडिशन से इस पार्टिकल का, इस पार्ट का और इस पर ये पार्ट ऐड हो जाएंगे, और कुल एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इन दोनों का एडिशन हो रहा है, इसका और इसका एडिशन हो रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है आपका, ठीक है? अच्छा, इसका एडिशन इस वाली वेव से हुआ तो क्या हुआ? नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट क्या होगा? बढ़ गया। टॉप वाला पार्ट क्या हुआ? दोनों के सम के बराबर आ गया, और ये वाला पार्ट इन दोनों के सम के बराबर आ गया, ठीक है? अच्छा, इन दोनों का एडिशन हुआ तो क्या हुआ? ये अपर वाले पार्ट ने लोअर वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया, इसके लोअर वाले पार्ट ने इसके अपर वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया, और इसके अपर वाले पार्ट ने इसके लोअर वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया। रिलेटेड वेव कुछ नहीं बची यहाँ पर, ठीक है? तो भैया यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? मतलब ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले तरीके से जुड़ना, ये दूसरा तरीका है जुड़ने का, और ये क्या है भैया? तीसरा तरीका है जुड़ने का। ये दोनों वेव जुड़ी और इनके एडिशन से यह, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, यहां पर भी क्या है भैया? ये भी क्या है? कंस्ट्रक्टिव। और ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है भैया? तो ये ऐड हुआ, ये दोनों ऐड हुए, इन दोनों के एडिशन से ये आया, ये दोनों ऐड हुई, इन दोनों के एडिशन से ये आया। ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं इसका, वाईडीएससी। वाईडीएससी मतलब क्या है? वाईडीएसई, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है? खैर वो जो मैंने पीछे पढ़ा है ये वाला, ये इसके बगैर वाईडीएससी आपका नहीं हो पाता, ठीक है? वाईडीएस, वैसे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कई जगह पे पढ़ चुके हो, फोर्सेस के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, है ना? याद है? मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये नहीं है भैया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है भैया? जहां पर आप एक से ज्यादा क्वांटिटी का रिजल्ट निकाल रहे हो। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा वेक्टर सम के बराबर नहीं होता, स्केलर सम के बराबर भी होता है। जैसे पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल में अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हो तो पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वहां पर जब आप ऐड करते हो तो सारे पोटेंशियल के सम के बराबर रहता है, वेक्टर सम के नहीं, नॉर्मल सम के बराबर रहता है, ठीक है? फिर पढ़ते भी है भाई इसमें इंटरफेरेंस, ठीक है? तो भैया एक सेकंड भैया, नोट में लीजिए ना,
इंटर बैठा गया यहाँ पे, क्योंकि बैठी गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एनर्जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एनर्जी क्या होता है भैया? तो आपने देखा जहां पर कंस्ट्रक्टिव हुआ था वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, और जहां एम्पलीट्यूड बढ़ता है वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? और आपने कहा देखा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो गया था? कम हो गया था या जीरो हो गया था? वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। लाइट की एनर्जी का इसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है? लिखा हुआ है द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। अब कोहेरेंट वेव्स क्या होती है याद है ना आपको? कोहेरेंट वेव्स वो होती है जिनका फ्रीक्वेंसी क्या हो? कांस्टेंट। फेज क्या हो? कांस्टेंट या जीरो, और जीरो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो? सेम। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज सेम। इसे कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। मतलब आइडेंटिकल होनी चाहिए दोनों, हर तरीके से क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल। डिफरेंट वेव्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स क्रिएट कभी नहीं कर सकते। कोहेरेंट वेव्स क्या होती है? ध्यान रखना, कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? कांस्टेंट। फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट या जीरो हो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो जब दो वेव्स मिलेंगी, दो वेव्स के मिलने के बाद जो एक नई वेव आती है, दो या दो से अधिक वेव्स की जरूरी नहीं है कि दो ही वेव्स मिले, उनके सहयोग से जब जो नई वेव आती है उसकी कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं पर इंटेंसिटी घट जाती है। तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नई एनर्जी नहीं क्रिएट हो गई है, और इंटेंसिटी घटने का मतलब भी ये नहीं है कि नई एनर्जी एनर्जी लॉस हो गई है। तो यहां पर एनर्जी कंजर्व ही रहती है, मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है। बस क्या होता है कि जहां पर एनर्जी कम हुई है वहां की एनर्जी उठ करके कहां चली जाती है? जहां पर एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है। तो ये आपका जो इंटरफेरेंस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ना कि वायोलेशन करता है। ये मैं प्रूफ करूंगा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आता है कि भैया शो दैट द इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हम प्रूफ करेंगे। समझ गए भैया? तो अब हम करने आ रहे हैं भैया वाईडीएससी। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया? इंटरफेरेंस, इसे ध्यान रखना। इंटरफेरेंस क्या होता है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स क्या होती है? जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फेज क्या होता है? कांस्टेंट या जीरो, और उनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ठीक है। वाईडीएससी का जो सेटअप होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। ठीक है, ये एक सिंगल सोर्स होता है लाइट का। ठीक है। इस सोर्स से लाइट आती, इधर निकलती है, ये देखिए स्लिट, इसे स्लिट्स कहते हैं। यहां से लाइट निकलती है, और लाइट क्या होती है? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे बढ़ती है। यहां पर हम डबल स्लिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस स्लिट से एक वेव फ्रंट पास होता है, इस स्लिट से दूसरा वेव फ्रंट पास होता है। ठीक है। अब भैया आपको पता है पहले तो सिंगल ही वेव फ्रंट था ना, और आपको पता है सिंगल वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका फेस क्या होता है? सेम होता है। तो मतलब इसके ऊपर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल सबका फेस क्या होगा? सेम रहेगा। अब वो जैसे ही स्लिट से पास हुए तो वो एक अलग वेव फ्रंट ये बन गया, और यहां से पास होने के बाद एक अलग वेव फ्रंट यहां पे बन गया। लेकिन ध्यान रखना दोनों का फेस क्या अभी भी क्या है? क्योंकि ये एक ही से बने हुए हैं। ठीक है, एक ही सोर्स से बने हुए हैं। अब क्या हुआ? इन्हीं दोनों का, अब दोनों दोनों फेस सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, दोनों का फेज सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी बनेगी? कोहेरेंट सोर्स। क्या हो गया? अब इनके सुपरपोजिशन से क्या होगा? इंटरफेरेंस। क्या होगा?
और इंटरफेरेंस होगा तो कहीं मिलेगा आपको ब्राइट, कहीं मिलेगा डार्क, कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा। ये लगातार एक के बाद एक के बाद आपको स्क्रीन पर इस तरीके से सेटअप में मिलेंगे आप। ठीक है भैया, समझ गए? चलो अब करते हैं वाईडीएस। ये सेटअप है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, अब जो इसका यहां से जो लाइट निकली थी वो ये रही। ठीक, उसके बाद यहां से दो वेवफ्रंट, एक सिंगल वेवफ्रंट दो वेवफ्रंट में डिवाइड हो गया। ये रहा, ये रहा। ठीक है, और आपको पता है किस वेव में प्रोपोगेट कर रही है वेव? क्रस्ट और ट्रफ की वेव में। क्रस्ट को जो दिखाया गया वो क्रस्ट जो होता है अपर पार्ट होता है, ऐसे लहरें चलती है ना, ऐसे लहरें चलती है। तो जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है वो, ये जो सॉलिड लाइन है वो इसके टॉप पार्ट को दिखा रहा है। आपको पता है जब एक बार क्रस्ट आएगा उसके बाद क्या होगा? ट्रफ आएगा। तो ट्रफ को डॉटेड पार्ट से दिखाया गया। मतलब वेव ऐसी तो आगे बढ़ती है कि एक बार क्रस्ट की लहर बनती है, एक बार फिर क्या होता है? ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। इस तरीके से वेव क्या होगी? लगातार आपकी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, जब आपका क्रस्ट वाला पार्ट आएगा, क्योंकि सबका फेस तो सेम ही है, सबका फेस सेम, मतलब जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो क्या रहेंगे? एक ही फेज में रहेंगे। तो जो क्रस्ट पे अगर एक पार्टिकल है तो बाकी सब भी कहां रहेंगे? क्रस्ट पे रहेंगे। उन सबको एक लाइन से दिखाओगे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। क्या कहते हैं उन्हें? फिर उसके बाद वेव क्या होगी? नीचे जाएगी, सारे पार्टिकल क्या होंगे? नीचे आ रहे होंगे, सबका फेस क्या होगा? सेम रहेगा। उसको दिखाते हैं ट्रफ से। किससे दिखाते हैं? ये लगातार होता रहता है। यहां से एक सोर्स वेव निकली, यहां से एक वेव निकली। अब क्या हुआ? अब देखो, जब वेव पहले यहां से ऐसे एक अकेले सोर्स से निकल रही थी तो अकेले का तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, लेकिन जब यहां से निकली और यहां से निकली तो आप देख रहे हो इसका सोर्स बिल्कुल ऐसी वेव बनाता रहेगा, क्रस्ट ऑफ क्रस्ट ऑफ, और ये भी ऐसी बनाता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि अब कट रही है एक दोनों, है ना? अब देखो कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कई जगह पर आपकी सॉलिड सॉलिड वेव्स इस तरीके से क्रस्ट और क्रस्ट इंटरसेक्ट करेंगे, और क्रस्ट और क्रस्ट के मिलने से क्या होता है भैया? क्रस्ट क्रस्ट, मतलब भैया क्रस्ट क्रस्ट मिल गया तो ट्रफ ट्रफ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ मिल गया। अब जो नई वेव बनेगी क्या बनेगी भैया? बहुत हाइट वाली बनेगी। मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? काफी बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए, कई जगह पर आप देखोगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, कई जगह पर आपकी क्या होगी? क्रस्ट सॉलिड, और कई जगह पर आपको दिखेगा डॉटेड, यानी क्रस्ट और ट्रफ मिले। क्रस्ट कहां पे होता है? ऊपर, और ट्रफ कहां होगा? इसी लोकेशन पर नीचे। तो भैया आपको क्या मिलेगा? एकदम डार्क लाइन मिलेगी, डार्क स्पॉट। एम्पलीट्यूड खत्म, एम्पलीट्यूड खत्म तो इंटेंसिटी क्या हो गया? जीरो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भैया, लगातार इसी पैटर्न में कई बार आपको डॉटेड लाइन भी एक दूसरे को काटती दिखेंगी, यानी ट्रफ और ट्रफ। तो यहां पर भी क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पैटर्न इसी वे में चलता रहता है। ठीक है भैया, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, एट द लाइन लीडिंग ओ, ठीक है भैया, P2 और P2 डैश, P2 और P2 डैश। ठीक है भैया, द क्रस्ट ऑफ वन वेव्स फॉल्स ओवर द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। जब क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। या ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द ट्रफ ऑफ अनदर वेव्स, क्या बनाएंगे भैया? एम्पलीट्यूड वहां पर बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा, और इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसे क्या कहते हैं भैया? मैक्सिमा बन जाता है। इसे मैक्सिमा भी कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द लाइन लीडिंग P1 और P1 डैश। ठीक है भैया, यहां पर क्रस्ट किसके ऊपर गिरा है? ट्रफ के ऊपर, जिसकी वजह से भैया क्या हुई है? क्रस्ट ने ट्रफ को कैंसिल आउट कर दिया। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो हो चुकी है। एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो आपको क्या मिल रहा है भैया? डार्क। समझ गए? तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये कॉपी करना आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो नई वेव बनी है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जर्नल कैलकुलेशन है, यहां पर YDSC की नहीं करा रहा। ये इंटरफेरेंस हो रहा है, देखिए इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन यहां पर दोनों सोर्स आइडेंटिकल नहीं ले रहा मैं।
ठीक है, दोनों सोर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि इंटरफेरेंस हमेशा किसका होता है, ऐसी वेव्स का जिनकी फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है भैया, सेम रहता है, इन्हीं का हो सकता है, बाकी कुछ डिफरेंट हो तो चलेगा, बाकी उनकी फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। चलो करते हैं, ये देखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, एक स्लिट थी S1 और यहां पर दूसरी स्लिट थी आपकी S2। यहां से जो वेव निकली है मैंने माना Y1 है, क्या है, और Y1 की जो आपको पता भी है वेव जो आती है सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में आती है, और आपको बता दूं कहीं पर भी आपको इस तरीके की वेव दिख जाए तो उसकी जो इक्वेशन होगी Y इक्वल्स टू में A साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, प्लस फाई। अच्छा फाई, अगर ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है O से, अगर वेव कहां से स्टार्ट हुई है, अगर वेव O से स्टार्ट हो रही है, O से स्टार्ट हो रही है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, तो आप इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू में A साइन ओमेगा टी। ये मैंने 11th क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, और आपको यही वेव ड्राइव कराई थी मैंने एसी में भी, याद है आपको, एसी वाले चैप्टर में भी वाली वेव मैंने ड्राइव कराई थी। खैर नहीं आया डेरिवेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डेरिवेशन वेव की आती भी नहीं, ठीक है। चलो भैया, तो यहां से वेव निकली, क्या निकली, मैंने माना यहां से जो वेव निकली है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए क्या है, साइन ओमेगा टी। ये पहली वेव होगी जो S1 सोर्स से निकल रही है, S1 स्लिट से निकल रही है। S2 से जो निकली वो क्या निकली, Y2, क्या निकली, Y2 वैल्यू क्या होगी, बी साइन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैंने मान लिया फेज क्या इसका, फाई, क्या है, इसका फेज इनिशियल फेज 0 था, इसका मतलब ये ओरिजिन स्टार्ट हुई थी, इसका इनिशियल फेज फाई है, इसका मतलब ये ओरिजिन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, क्या होंगी, ऐड होंगी, और इनसे बनेगी एक नई वेव जिसका क्या होगा, सो वाई होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, Y1 प्लस Y2 के सम के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा y इक्वल्स टू में Y1 की वैल्यू क्या बेटा, A साइन ओमेगा टी, और Y2 की वैल्यू क्या है, B साइन ओमेगा टी प्लस, जिसके पास मैथ्स नहीं है बता दूं, यहां पर एक फॉर्मूला लगाने वाले हम, साइन A B का, साइन A कॉस B साइन B कॉस A। विकास भैया ने कराया होगा आपको 11th क्लास में, ठीक है। चलो ये हो गया भैया, तो y इक्वल्स टू में A साइन ओमेगा टी प्लस बी, इसको खोलो तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम खोल रहे हैं, कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है बेटा, ये हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इक्वल्स में क्या हुआ, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी की मल्टीप्लाई में करो तो क्या हुआ, बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस बी की मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा, बी कॉस ओमेगा टी प्लस, और सिर्फ प्लस नहीं साइन फाइव आएगा, क्यों, इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हम अच्छा आपको पता है ये दोनों वेव्स कैसी है, ये भी सिंपल हार्मोनिक है, ये भी सिंपल हार्मोनिक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नई वेव बनेगी वो भी कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक। और सिंपल हार्मोनिक वेव के आपको अगर डेफिनेशन याद है तो द वेव व्हिच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन और सिंगल कॉस, ऐसी वेव्स जिसको आप सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिख सकते हो वही क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक होती है। आपने क्या लिया, दोनों सिंपल हार्मोनिक, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक। और सिंपल हार्मोनिक क्या होता है, जिसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म लिखा। अब यहाँ पर सिंगल साइन या सिंगल कॉस तो नहीं, बहुत सारी टर्म आ गई, हमें इतना पता है सिंपल हार्मोनिक होगी, लेकिन दिख नहीं रहा अभी कहीं पे, तो दिखाने के लिए अभी आपको देखोगा थोड़ा सा मैं एजम्पशन लूंगा, बाद में जो चीजें एज्यूम किया उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस, इसको अरेंज कीजिए, इसको लिख दिए b कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसको लिख दिया b साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहां से आप एक काम कीजिए, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी कॉस फाइव, है ना, और इधर क्या बचेगा, b
साइन फाई कॉस ओमेगा टी, है ना। अभी अपने को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमें इसको सिंपल हार्मोनिक की फॉर्म में रिड्यूस करना है। अभी ये सिंपल हार्मोनिक दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन एक तरीका है अपने पास। 11th क्लास में हमने किसी भी इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था। उसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते थे और उसके बाद पूरे फंक्शन को सिंगल कॉस से सिंगल साइन के टर्म में रिड्यूस कर लेते थे, ठीक है भैया। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा अगर, तो भैया हमने यहाँ पर इसको एज्यूम करना है, इसकी जगह पर आर, देखिए साइन है, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, आर कॉस थीटा, क्या लिख दिया। और यहां पर आपका भैया क्या है, साइन है, तो इसको लिख दिया मैंने आर साइन थीटा, ठीक है भैया। इसके यहां पे मैंने क्या लिख दिया, आर साइन थीटा, और इसके यहां पे क्या लिख दिया, इसके यहां पे आर कॉस थीटा, ये अज्यूम किया है, ठीक है भैया। तो चलो क्या लिखेंगे, देन वाई इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। बोला हाँ ठीक है। अभी देखोगे तो आप इसमें से आर कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, लिख दिया भैया, ठीक है भैया। अब इसको किसकी फॉर्म में लिख दो, इसको ये लिख सकते हो, तो ये इसको ये भी तो लिख सकते हो, लिख दिया। हमने लिख दिया भैया इसको आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आपकी जो नई वेव आई है उसकी इक्वेशन क्या है, आर साइन ओमेगा टी प्लस, दो वेव जुड़ी, उन दोनों वेव्स के जुड़ने पर आपकी नई वेव आई है आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जहां पर आर आपका वेरिएबल है, आपको नहीं पता, आपने एज्यूम किया, यानी इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और थीटा भी आपको आपने एज्यूम किया, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आर क्या है, आर क्या है भैया, ये जो नई वेव बनी है, रिजल्टेंट वेव बनी है, उसका एम्पलीट्यूड है, क्या है, आर है, आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और थीटा क्या है, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है भैया। इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। ओमेगा टी के साथ जो भी जुड़ के आता है ना, वो इनिशियल फेज होता है एक्चुअल में, ठीक है, जिसको ई पोच भी कहते हैं, EPOCH, ठीक है भैया। अब देखिए, तो हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन फॉर आर की कैलकुलेशन करने आ रहे हैं। आर क्या भैया, एम्पलीट्यूड ऑफ और रिजल्टेंट। तो हम जानते हैं भैया क्या, आर कॉस थीटा जो था वो किसके बराबर था, ए प्लस बी कॉस फाई के एंड, आर साइन थीटा जो था वो बी साइन फाई के बराबर था, है ना। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। तो हमने क्या किया ना, पहली इक्वेशन का स्क्वायर किया और प्लस दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर, पहली और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया। तो स्क्वायर करो इसका, तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो क्या होगा, इसको अभी लिख दीजिए ए प्लस बी का कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ, बी साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, ये क्या हुआ ए, और ये क्या है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बोले तो ए और बी बोले तो बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है भाई। ये तो 1 हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू में। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहां से बी स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर को मतलब क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव, है ना। तो भैया आपके क्या ओपन हो जाएगा पूरा, तो आर इक्वल्स में क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, नई वेव का एम्पलीट्यूड आपका यह है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक और वेरिएबल था, क्या वेरिएबल था, थीटा, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर इनिशियल फेज, कैलकुलेशन फॉर इनिशियल फेज, थीटा की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो भैया हम जानते हैं क्या, वी नो, क्या हम जानते हैं भैया, आर कॉस थीटा किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस फाइव के एंड आर साइन थीटा किसके बराबर है, बी साइन फाइव के बराबर है, ठीक है। अभी अपनी क्या थी, पहली इक्वेशन थी, और ये क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस, ठीक है भैया, दोनों को डिवाइड कर दिया। और ये क्या हुआ, बी साइन फाइव अपॉन में ए प्लस बी कॉस फाइव, ठीक है भैया। आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। ये क्या हुआ, बी साइन अपॉन में ए प्लस बी कॉस फाइव, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स बी साइन फाइव अपॉन में ए प्लस बी कॉस फाइव, है ना। ये आ गया। तो आपने जो दो वेरिएबल एज्यूम किए थे वो इस तरीके से आ गया। सो रिजल्टेंट वेव कैन बी रिटन एज, सो रिजल्टेंट वेव कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं भैया, y इक्वल्स टू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, फिर क्या था भैया, साइन था, ओमेगा टी प्लस थीटा था ना, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स क्या ही थी, बी साइन फाइव अपॉन में ए प्लस बी, ये रिलेटेड वेव की इक्वेशन। एक क्वेश्चन है, इफ y1 इक्वल्स टू में 3 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू में 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट वेव, फाइंड द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, ठीक है, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ y1 एंड y1 और y2 के सुपरपोजिशन के वजह से जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो निकालना आपको। तो ये देखिए सोल्यूशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले आर निकाल लूं, हमें पता है इक्वेशन क्या होगी नई वेव की, y इक्वल्स टू में आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही होगी ना। आर निकालो, आर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, तो आर ए क्या है भैया, 3, ये क्या है 4, 2 3 4 कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, कॉस पाई बाय 2, तो मतलब 90 होता है ना। जीरो हो गया पूरी पूरी टर्म, ये भी जीरो होगी, तो क्या अंडर रूट 3 स्क्वायर या 9, और ये क्या होगा प्लस 4 16,
तो 25 यानी क्या हो गया 5 आर, यानी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा, ठीक है। एंड थीटा tan इनवर्स क्या था बी साइन पाई अपॉन में ए प्लस बी कॉस पाई। तो tan इनवर्स बी कितना भैया, बी मतलब दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड जो कि क्या है 4 साइन पाई बाय 2 अपॉन में 3 + 4 कॉस पाई बाय 2। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो आप क्या आएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। एक बार इसकी वैल्यू देखियो, tan इनवर्स 4/, सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5 sin omega t plus tan inverse perfect। अब मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू देख ले, ठीक है। तो वही इक्वल्स में क्या होगा आर, आर की वैल्यू क्या रखी बेटा 5 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी रखी है tan इनवर्स 4/3 0.44 डिग्री, 0.44 डिग्री रेडियन नहीं हुआ, रेडियन है, अच्छा हाँ, ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है भैया। तो इस तरीके का टॉपिक है। अच्छा इसमें एक चीज है जो अगली क्लास में यूज होने वाली है नोट में, नोट में अब आपको पता है तो एम्पलीट्यूड हो गया नई वेव का, तो नई वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको बता दूं भैया इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है भैया, इज डायरेक्टली इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, वेयर के क्या है मीडियम कांस्टेंट, क्या है मीडियम कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक करा था मैंने पिछली क्लास में, आपको करा दिया, इसको कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है। और कल से क्लास में स्किल्स यार्ड पे होगी, नहीं हाँ यही पे होगी ना कल, तो हाँ कल यहीं पे होगी सेम टाइम पे। कल ये वाला पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा, कल बहुत कैलकुलेशन है इसलिए टाइम पे आना, ठीक है भैया से कहता हूँ जल्दी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। भैया